नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। महाराष्ट्र के सीएम के रूप में तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण कर ली है। महायुति को प्रचंड बहुमत दिलाने में उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता और महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से सबसे अधिक रैलियां करने वाला ये मराठा पेशवा अपनी रणनीति के बदौलत बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने में कामयाब रहा। पर इतिहास दिखाता है कि चुनाव जीतने से बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र में सरकार चलाना है। पिछली महायुति सरकारों ने जनता से इतने वादे कर दिए हैं कि लोगों की उम्मीदों का पहाड़ बहुत बड़ा, बहुत भारी भरकम हो चुका है, जिसे पार पाना आसान नहीं होगा। यही नहीं, सहयोगियों के साथ इस तरह बैलेंस बिहेवियर करना होगा जिससे वो ना तो सर पर चढ़े, ना ही ब्लैकमेलिंग करने पर उतारू हो जाए। हमलावर सिर्फ विपक्ष ही नहीं होगा, अंदर से भी वार पलटवार होंगे, जिससे बचते हुए महाराष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाना है। फिलहाल ताजपोशी के तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस को कुछ चैलेंजेस से तुरंत दो चार होना होगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने पिछले एक दशक में खुद को बार बार काबिल साबित किया है। देश भर में जुटे दिग्गज, मुंबई में फडणवीस का राज तिलक। पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम को नेतृत्व का आशीर्वाद मिला। सेलिब्रिटीज का जमावड़ा, भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सहयोगियों को पूरी इज्जत, शिंदे अजीत बनाए गए डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में नई सरकार, फडणवीस सीएम बने तीसरी बार। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। मोदी की पसंद, शाह का साथ, महाराष्ट्र बीजेपी में नया विश्वास। समंदर लौटकर वापस आया, विपक्ष पर संकट मंडराया। महाराष्ट्र का होगा विकास, महायुति सरकार फिर तैयार। मुंबई के आजाद मैदान में देश भर से जुटे दिग्गजों के बीच देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ग्रहण की। मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भरोसे और आशीर्वाद की बदौलत ही पेचीदगी भरे सियासी माहौल के बीच फडणवीस का राज तिलक मुमकिन हो पाया। बीजेपी ने महायुति सहयोगियों को पूरी इज्जत देते हुए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा है। देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी पिछले एक दशक में उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता को एक बार फिर से साबित करता है। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फडणवीस तीसरी बार राज्य के सीएम पद की कमान संभाल रहे हैं। उनके साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के तमाम चीफ मिनिस्टर्स और कई केंद्रीय मंत्री इस ऐतिहासिक आयोजन के गवाह बने। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में मुंबई के दिग्गज उद्योगपति और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहे फिल्मी सितारे भी शामिल हुए। इसके साथ साधु संतों और लाडकी बहना योजना की लाभार्थियों ने भी इस भव्य कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज कराई। गौर करने वाली बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने आखिर वक्त में शपथ ग्रहण पर सस्पेंस बनाए रखा। हालांकि उससे पहले कई दिनों तक मुख्यमंत्री के नाम पर भी बैठकों का लंबा दौर चला, लेकिन आखिरकार एकनाथ शिंदे ने
महायुति सरकार का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। हालिया सियासी माहौल में ऐसी कई वजह रही जिनकी वजह से एकनाथ शिंदे को सच स्वीकार करना पड़ा। अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए किसी और को आगे करते तो पार्टी के नेताओं की छिपी हुई महत्वाकांक्षाएं खुलकर सामने आ जाती। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे इस पद के प्रमुख दावेदार थे, लेकिन शंभू राजे देसाई और उदय सामंत जैसे अन्य नाम भी चर्चाओं में रहे। अगर श्रीकांत को यह पद मिलता तो शिंदे पर परिवारवाद का आरोप लगता, क्योंकि उनके बेटे के पास पहले से ही लोकसभा सीट है। वहीं किसी अन्य नेता को नियुक्त करने से पार्टी में आंतरिक कलह हो सकती थी, जिससे शिंदे के गुट में एकता बनाए रखना चैलेंजिंग हो जाता। एकनाथ शिंदे की बगावत ने शिवसेना को नया रूप दिया और उन्हें पार्टी में निर्विवाद नेता बना दिया। उनके 2.5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। फिलहाल पार्टी में कोई नेता उनकी बराबरी की स्थिति में है ही नहीं, लेकिन किसी और को वो डिप्टी सीएम बनाना एक नए शक्ति केंद्र के उभरने का रास्ता खोल सकते थे, जिससे शिंदे की ताकत कमजोर होती और उनका नेतृत्व अस्थिर हो जाता। एकनाथ शिंदे बीजेपी और शिवसेना के बीच समन्वय की अहम कड़ी हैं। उनके नेतृत्व में महायुति सरकार ने बिना किसी बड़े विवाद के काम किया। जब बीजेपी ने अजीत पवार के एनसीपी गुट को शामिल किया, तब भी शिंदे ने कोई विरोध नहीं किया और सहयोगात्मक रवैया बरकरार रखा। एकनाथ शिंदे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी बेहतरीन संबंध है, लेकिन अगर वो सरकार में किसी अहम भूमिका में नहीं रहते तो गठबंधन के सहयोग में रुकावट आ सकती थी। बीजेपी के लिए भी शिंदे को खुश रखना जरूरी है। उनकी पार्टी केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार का हिस्सा है। शिंदे के साथ न लेना विपक्षी दलों को ये कहने का मौका देता कि बीजेपी अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को दबाती है। देखिए, ऐसा कोई डिले है ऐसा मैं नहीं मानता। इससे पहले भी 2004 में करीब 12-13 दिन का डिले हुआ था। 2009 में भी करीब 9 दिन का डिले था। तो कई बार हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है। करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं। वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछो मत। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है। कुछ थोड़ा बचा है उसमें, वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो गए। यकीनन लाड़की बहन तो बहुत ही सुंदर ऐसा एक प्रोजेक्ट रहा है जिसमें सारी बहनें बहुत प्यार से जुड़ी देवेंद्र जी के साथ, युति के साथ। और ऐसे ही जैसे आप जानते हैं विमेन्स बिल, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो पार्लियामेंट में और पॉलिटिक्स में, वो ऑलरेडी पास हो चुका है और कुछ ही देर है कि ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। देखिए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने वो कर दिखाया जो अब तक बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाए। शरद पवार ठाकरे परिवार को उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में एक कोने में लाकर खड़ा कर दिया। अप्रैल 2013 से फडणवीस की राजनीति में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष उनको चुना गया। ये वो दौर था जब नागपुर से ही आने वाले नितिन गडकरी कुछ समय पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटे थे। ये फडणवीस के उभार का वक्त था और इसी वक्त राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी सूरज बनकर छा गए थे। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की कमान संभाल ली है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में बीजेपी का एक छत्र राज लाने वाले इस नेता के बारे में यूं तो देश के ज्यादातर लोग जान गए हैं, लेकिन शरद पवार और ठाकरे परिवार तक ने भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि पेशवा राज में ताकतवर रहे फडणवीसों के ब्राह्मण परिवार में 22 जुलाई 1970 को जन्मे देवेंद्र फडणवीस कुछ इस तरह उनकी राजनीति समाप्त कर देंगे। देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए थे। इसके कारण बचपन से बीजेपी की ओर राजनीतिक रुझान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार फडणवीस में रच बस गए। फडणवीस जब 5 साल के थे तो इमरजेंसी के विरोध में उनके पिता गंगाधर फडणवीस को जेल जाना पड़ा था। उनके बाल मन पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि फिर
देवेंद्र फडणवीस उस स्कूल में पढ़ने ही नहीं गए जिसका नाम इमरजेंसी लगाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर था। फिर इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल की जगह उनके पिता ने देवेंद्र का नाम नागपुर के ही सरस्वती विद्यालय में लिखवाया, जहां से उन्होंने अपनी अधिकांश स्कूली शिक्षा प्राप्त की। फडणवीस ने धर्मपेट जूनियर कॉलेज से पढ़ाई की। इसके बाद वकालत की पढ़ाई उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से की। इसके बाद उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जर्मनी में शिक्षा। देवेंद्र फडणवीस ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन के DSE जर्मन फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तरीकों और तकनीकों में डिप्लोमा कोर्स भी किया। राजनीतिक परिवेश का असर फडणवीस के बाल मन पर ही पड़ चुका था, इसलिए कॉलेज में आते आते फडणवीस राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए थे। एक तरफ कानून से लेकर मैनेजमेंट तक की पढ़ाई पर फोकस रखते थे, तो दूसरी तरफ अपने राजनीतिक हुनर को भी चमका रहे थे। 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय राजनीति में कांग्रेस से लोगों का मोह भंग दिखने लगा था। तब नागपुर में पले बढ़े फडणवीस ने RSS से जुड़ी छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपना नाता जोड़ लिया। कॉलेज के दिनों में ही वो ABVP के सक्रिय सदस्य बन गए। 1992 में सिर्फ 22 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस नगर सेवक बने, जिसके बाद उनकी राजनीति सत्ता की तरफ मुड़ने लगी। 5 साल बाद 1997 में फडणवीस नागपुर नगर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर बने। भारत के इतिहास में देवेंद्र फडणवीस दूसरे सबसे कम उम्र के मेयर रहे हैं। 2 साल बाद ही 1999 में फडणवीस पहली बार नागपुर से विधायक बने और तब से अब तक लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2013 में बड़ा मौका। 11 अप्रैल 2013 को उनकी राजनीति में सबसे पहला और बड़ा मोड़ तब आया जब देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। ये वो दौर था जब नागपुर से ही आने वाले नितिन गडकरी कुछ समय पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटे थे। ये फडणवीस के उभार का वक्त था। यही वक्त राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के भी उभार का था। 1 साल बाद 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसी साल महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हुए। लोकसभा में मिलकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी और शिवसेना के रास्ते विधानसभा चुनाव में अलग हो गए। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा क्योंकि बात मुख्यमंत्री पद पर फंसी थी। बीजेपी इस बार शिवसेना को सीनियर पार्टनर बनाने के लिए हरगिज तैयार नहीं थी, लेकिन चुनाव अलग अलग लड़ने वाली बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती चुनाव के नतीजों ने कराई। चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हार मानकर सरकार में शामिल होना पड़ा। तब देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों ने मुख्यमंत्री पद के लिए नारा उछाला था, देश में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। 5 साल तक शिवसेना के साथ फडणवीस की सरकार चलती रही, लेकिन उद्धव ठाकरे के दिल में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा तो थी। 2019 के चुनाव नतीजे आए तो 7 चुनाव लड़ने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने ये शर्त लगाकर किनारा कर लिया कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद उन्हें भी मिलना चाहिए। फडणवीस जिस अजित पवार पर जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग वाली चुटकी ले रहे थे, उसी अजित पवार के साथ 23 नवंबर 2019 की अलसुबह फडणवीस ने सरकार बना ली। लेकिन तब फडणवीस सरकार 3 दिन से ज्यादा नहीं चली। शरद पवार ने एनसीपी के बागी विधायकों को धमकाकर पार्टी में वापस बुला लिया। विधानसभा में संख्या बल न होने के कारण सरकार गिर गई, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने तभी ये ठान लिया था कि वो वापसी करेंगे। देवेंद्र फडणवीस से सत्ता तो छिन गई और उनकी जगह उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने ठाकरे सरकार को नाको चने चबवा दिए। लगातार ठाकरे सरकार पर हमले बोलते रहे। जून 2022 में शिवसेना में बगावत होने के बाद ठाकरे सरकार गिर गई। माना जाता है कि ये बगावत देवेंद्र फडणवीस के समर्थन से ही मुमकिन हो पाई। शिवसेना 2 फाड़ में हो गई और एकनाथ शिंदे वाले धड़े के साथ मिलकर महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर बीजेपी सत्ता में वापस तो आ गई थी और विधानसभा में सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल भी था, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की
एक और दुश्मन पार्टी मौजूद थी जिसके मुखिया थे शरद पवार। फडणवीस ने पार्टी आलाकमान के साथ रणनीति बनाई और एनसीपी में भी बगावत करवा दी। अजित पवार की अगुवाई में जो धड़ा शरद पवार से टूटा उसे सरकार में शामिल कर लिया गया। एक बार फडणवीस खुद ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र में 2 पार्टियों को तोड़ा। अब आखिरकार तीसरी बार फडणवीस महाराष्ट्र के नए बॉस बन गए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के हाल में घोषित नतीजों में सत्तारूढ़ महायुति प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखने में सफल रहा है। इस गठबंधन के घटक दलों में शामिल भारतीय जनता पार्टी को 132 सीट, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 57 और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को 41 सीटें हासिल हुई हैं। विपक्षी महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक दल सामूहिक रूप से राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में से केवल 46 पर ही जीत हासिल कर सके हैं। ऐसा है कि कोई भी गृह मंत्री बने तब भी उसको ये सारी चीजें सुननी पड़ती है, टीका होती है। गृह मंत्रालय ही ऐसा है कि जिसमें आपको धन्यवाद कम मिलते हैं, गाली ज्यादा मिलती है, लेकिन बावजूद उसके कन्विक्शन के साथ आपको ये मंत्रालय संभालना पड़ता है। मैंने कन्विक्शन के साथ उसको संभाला और मैं इतना ही आपको कहता हूं कि इस कार्यकाल में भी हमारी सरकार गृह मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था अच्छी रहे, महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षित लगे, इस प्रकार के सारे उपाय करेगी। साल 2013 में महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक सितारे की तरह उभरे देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं। पिछले 1 दशक में उनके सामने कई चैलेंजेस आए, लेकिन फडणवीस ने बतौर मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता के तौर पर हर मुश्किल का डटकर सामना किया। वहीं चीफ मिनिस्टर बनकर अब फडणवीस के सामने एक बार फिर से महाराष्ट्र को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाने का चैलेंज है। चुनाव जीतने के लिए महायुति गठबंधन ने कई घोषणाएं की हैं। जनता ने उनके वादों पर विश्वास भी व्यक्त किया है। ज्यादा मैंडेट यानी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते महायुति सरकार ने बड़ी मात्रा में रियायतें घोषित और लागू कर दी थीं। सरकार की पहली प्राथमिकता इन वादों को न्यूनतम रिसाव के साथ लक्षित तरीके से पूरा करना होनी चाहिए ताकि वित्तीय स्थिति स्थिर हो सके। महायुति ने लाडली बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को मिलने वाली राशि को 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह करने का वादा किया था। यही नहीं, किसान सम्मान निधि की राशि भी 12,000 से 15,000 रुपए करने का वादा है। इसके अलावा किसानों की ऋण माफी, वृद्धावस्था पेंशन आदि में भी बढ़ोतरी की बात की गई है। जाहिर है कि इन वादों को पूरा करने में राज्य की जरूरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की उपलब्धता मुश्किल हो सकती है। महाराष्ट्र का कर्ज 7.82 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि राजस्व वृद्धि जहां थी वही है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो सकता है। देश के प्रमुख विकास इंजन के रूप में अगर महाराष्ट्र वित्तीय गैर जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाए तो ये एक त्रासदी होगी। लेकिन यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी काबिलियत के बल पर बार बार सियासी पंडितों और विपक्ष को गलत साबित किया है। इस बार उनके सामने चुनौती अर्थ विशेषज्ञों की चिंताओं को दूर करने की होगी। महाराष्ट्र में नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी बीएमसी का चुनाव जीतना। कहा जाता है कि बीएमसी को जीतना किसी राज्य के विधानसभा चुनाव जीतने जितना ही अहम होता है। एकनाथ शिंदे बीएमसी चुनाव तक खुद को सीएम बनाए रखने की मांग कर रहे थे, पर बीजेपी राजी नहीं हुई। दरअसल बीएमसी पर 3 दशक से अविभाजित शिवसेना का कब्जा है। अब शिवसेना बढ़ चुकी है, पर जिस तरह शिंदे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया है, उसका फायदा शिवसेना यूबीटी उठाने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि अंदर ही अंदर एकनाथ शिंदे भी यही चाहें कि महायुति ये चुनाव हार जाए। इसलिए अगर सरकार पर अपनी पकड़ मजबूती से बनाए रखनी है तो हर हाल में देवेंद्र फडणवीस को बीएमसी का चुनाव जीतकर
दिखाना होगा। राजनीतिक स्थिरता केवल विधायी बहुमत से नहीं आती। असुरक्षित साझेदार और एक मजबूत विपक्ष सरकार की राजनीतिक क्षमता को हर अवसर पर परखेंगे। इसलिए देवेंद्र फडणवीस को बहुत कुशलता के साथ अपने सहयोगियों को डील करना होगा, क्योंकि महायुति में एक सहयोगी कुर्सी छोड़ने के चलते खार खाए हुए है, तो दूसरे सहयोगी की बहुत पुरानी तमन्ना है सीएम की कुर्सी तक पहुंचना। ये दोनों सहयोगी यहां तक पहुंचने के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी दे चुके हैं, वो उदाहरण है कि महायुति के ये गठबंधन साथी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि वे राज्य को एक एडवाइजरी त्रिमूर्ति के माध्यम से चलाएं। इसका मतलब है कि दोनों कनिष्ठ साझेदार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी नीतिगत निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाएं। विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति सरकार पर सबसे बड़ा आरोप था कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात क्यों जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के 2 बड़े प्रोजेक्ट गुजरात चले गए। खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता ने चिप फैक्ट्री प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र की बजाय गुजरात में लगाने का फैसला किया था। ये प्रोजेक्ट 1.53 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं टाटा एयरबस C295 परिवहन विमान परियोजना भी गुजरात चली गई। ये परियोजना 22,000 करोड़ रुपए की है। फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार की सत्ता में आने के साथ उम्मीद है कि आर्थिक विकास, नौकरियों और बेहतर कानून व्यवस्था से जनता वंचित नहीं होगी। विपक्ष को तो बार बार जवाब दिया है, आंकड़ों से दिया है। आज आपको एक और नया आंकड़ा बताता हूं कि पिछले पूरे साल में हमको जितना एफडीआई मिला, उसका 90% एफडीआई 6 महीने में मिल गया। तो आप समझ सकते हो कि कितना इनफ्लो इंडस्ट्री का आ रहा है। और जल्दी ही कुछ इंडस्ट्रीज की घोषणाएं मैं करूंगा। मेरी बातचीत अंतिम चरण में है कि जिनको महाराष्ट्र को पाकर, उन इंडस्ट्रीज को पाकर बहुत महाराष्ट्र को खुशी होगी, ऐसी कई इंडस्ट्रीज के साथ मेरी चर्चा अंतिम चरण में। तो देखिए, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन आज बड़ा दिन रहा महाराष्ट्र की राजनीति में और महायुति की सरकार का गठन आज हो गया। कैबिनेट विस्तार किस तरीके से रहेगा, महायुति के साथियों को कैसे बैलेंस किया जाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ राज तिलक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।